हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले घर्षण कोण एवं विराम कोण के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम जानने का प्रयास करते हैं घर्षण कोण क्या होता है। घर्षण कोण इसे थीटा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। माना यह आपकी क्या है, एक वस्तु है, सॉरी ये सतह है और इस पर आपकी क्या रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है। और इस वस्तु पर बल कैसा लग रहा है, आगे की ओर लग रहा है इस वस्तु पर बल। तो आप सभी जानते हैं कि इस पर जो घर्षण बल होगा वो पीछे की ओर लगेगा और इस घर्षण को बल मान लेते हैं हम सीमांत घर्षण बल। क्या मान लेते हैं, सीमांत घर्षण बल। कि यदि हमने सीमांत घर्षण इस बल का मान थोड़ा और भी बढ़ाए तो यह जो घर्षण बल हो जाएगा वो आपका गति घर्षण बल हो जाएगा। अर्थात यह आपका जो घर्षण बल है वो कैसा है, सीमांत घर्षण बल है। ओके, अब हम इसका बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो आपका नीचे की ओर क्या लगेगा, mg, आपके ऊपर की ओर क्या लगेगा, सामान्य प्रतिक्रिया का बल, नॉर्मल रिएक्शन। अब यदि हम देखें FSM जो सीमांत घर्षण बल है और जो आपका सामान्य प्रतिक्रिया बल है, इनका यदि हम परिणामी निकालना चाहें तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं हम इसका परिणामी। यह भी एक सदिश राशि है, यह भी एक सदिश राशि है, क्योंकि दोनों ही क्या है, बल है। तो यदि हमें सदिशों का परिणामी निकालना है तो उसके दो नियम थे, एक तो आप त्रिभुज नियम का पालन करें या चतुर्भुज नियम का पालन करें। तो यहाँ चतुर्भुज आसानी से बन सकता है। देखिए इस प्रकार ये आपका बन गया समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है कि यदि कोई आपके पास दो सदिश है, वे एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। देखिए ये एक सदिश, ये एक सदिश एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और यदि इस बिंदु से हमने विकर्ण खींच दिए, क्या खींच दिए, विकर्ण खींच दिए, तो यह विकर्ण क्या बताएगा, FSM, और n का क्या बताएगा, परिणामी बताएगा। क्या बताएगा, परिणामी। तो R क्या है, R बराबर है FSM अर्थात सीमांत घर्षण बल और आपका सामान्य प्रतिक्रिया का बल n का परिणामी बल है। क्या है, परिणामी बल है। क्या है, आपका परिणामी बल है, जिसे हम नेट बल भी बोलते हैं। तो FSM और सामान्य प्रतिक्रिया बल का परिणामी बल अर्थात नेट बल क्या है, R है। तो इस R और n के मध्य जो भी कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, घर्षण कोण कहा जाता है। घर्षण कोण क्या हुआ, R, या जिसे हम बोल सकते हैं FSM और n का परिणामी R और n के मध्य जो भी कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहा जाता है। ओके, अब यदि हम यहां से समझते हैं, हम यदि यह FSM है तो यह भी क्या हो जाएगा, FSM। यदि यह FSM है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, तो मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज है, तो यदि यह FSM है तो ये भी क्या होगा, FSM, और यदि यह n है तो ये भी क्या बन जाएगा, n हो जाएगा। अब हम इस त्रिभुज में क्या लिखते हैं, tan थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, tan थीटा। tan थीटा लिखेंगे तो tan थीटा क्या होता है, आपका लंब बटे आधार। देखिए, और लंब क्या होता है, थीटा के सामने का कोण। लंब क्या होता है, थीटा के सामने का कोण। तो देखिए ये हो गया थीटा, इस थीटा के सामने का कोण है FSM, सॉरी थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो थीटा के सामने की भुजा क्या है, FSM, तो आपका लंब क्या हो गया, FSM, और आपका आधार क्या हो गया, आपका ये, अर्थात जिस पर थीटा टिका हुआ है, अर्थात ये हो गया आपका आधार, अर्थात n। और पिछले वीडियो से आप जानते हैं FSM बराबर क्या होता है, μs इंटू n। तो FSM की वैल्यू रख देते हैं, μs इंटू n डिवाइड बाय n। अब यहां से n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, μs आ जाएगा। अर्थात आपकी जो tan थीटा की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, आपके μs के बराबर होती है। इसे समीकरण नंबर हम 1 दे देते हैं। तो घर्षण का कोण क्या होता है, R और n के मध्य जो भी कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं विराम कोण के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं, विराम कोण के बारे में। देखिए ये मान लेते हैं, ये हो गया आपका क्षैतिज, अर्थात यह मान ले आपकी सतह है और कुछ इस प्रकार का क्या है आपके पास सेटअप रखा हुआ है। इसे क्या कहते हैं, नत समतल।
इसे क्या कहा जाता है? नत समतल। आपसे साइंस तभी अच्छी बनेगी जब आप साइंस के जो टर्म है उन्हें एडॉप्ट करेंगे। तो इस प्रकार की सतह को क्या कहा जाता है? नत समतल। अब मान लेते हैं इस नत समतल पर कोई वस्तु रखी हुई है। इस नत समतल पर कोई वस्तु रखी हुई है और वह वस्तु जिस कोण पे रखी हुई होगी उसे हम क्या बोलते हैं? विराम कोण। इसे क्या बोलते हैं? अल्फा। इसे यदि हम साधारण भाषा में समझना चाहे तो किस प्रकार समझ सकते हैं? देखिए, मान लेते हैं यह वस्तु, यहां मान लेते हैं हम, यह आपकी वस्तु है जो कि 21 डिग्री के कोण पे क्या हुई है? रखी हुई है। अब यदि हमने 21 डिग्री से 0.0100001 भी यदि डिग्री बढ़ाया तो यह वस्तु खिसकना प्रारंभ कर देगी। तो यह क्या करेगी? वस्तु खिसकना प्रारंभ कर देगी। अर्थात जो आपका 21 डिग्री हो गया वो क्या हो गया कि यदि आप 21 डिग्री से थोड़ा भी यदि बढ़ाते हो, चिन्ह सा भी यदि आप बढ़ाते हो तो आपकी वस्तु फिसलना प्रारंभ कर देगी। आपकी वस्तु फिसल नहीं रही है अभी, लेकिन यदि आपने 21 डिग्री से थोड़ा भी बढ़ा दिया तो आपकी वस्तु फिसलना प्रारंभ कर देगी। तो यह आपका 21 डिग्री क्या कहलाएगा? विराम कोण। क्या कहलाएगा? विराम कोण। अर्थात विराम कोण क्या है? आप इसे सीमा समझ सकते हैं वस्तु के फिसलने की। यदि हमने विराम कोण से ज्यादा भी यदि कोण कर दिए तो आपकी वस्तु फिसलना प्रारंभ कर देगी। तो विराम कोण क्या होता है? आपके क्षैतिज और नत समतल के मध्य जो भी कोण बनता है। और इसे सामान्य भाषा में बोल सकते हैं कि यदि आपने विराम कोण को थोड़ा भी बढ़ा दी, जैसे कि यह विराम कोण 21 डिग्री है, थोड़ा भी बढ़ा दे तो वस्तु फिसलना प्रारंभ कर देगी। तो वह कोण जिसको चिन्ह से भी बढ़ाने पर या बहुत थोड़ा सा बढ़ाने पर आपकी वस्तु फिसलना प्रारंभ कर देती है उसे क्या कहते हैं? विराम कोण। तो हम मान लेते हैं विराम कोण क्या है? अल्फा है। यदि हमने इस अल्फा से थोड़ा भी बढ़ा दिए तो वस्तु आपकी गति करना क्या कर देगी? प्रारंभ कर देगी। ओके, अब हम बना लेते हैं इस वस्तु का फ्री बॉडी डायग्राम। नीचे की ओर क्या लगेगा? आपका mg। ऊपर की ओर संपर्क सतह के लंबवत क्या लगेगा? आपका n लगेगा। क्या लगेगा? आपका n लग जाएगा। और यदि हम यहां बात करें तो यहां यदि अल्फा बन रहा है तो इसे हम क्या कर लेते हैं? पीछे की ओर क्या कर लेते हैं? बढ़ा लेते हैं। पीछे की ओर बढ़ा लिया हमने इसको। यदि हम देखें तो इसे हमने क्या कर लिए? पीछे की ओर बढ़ा लिए। तो इसे जो है हमने पीछे की ओर क्या कर लिए? इसे हमने ये नॉर्मल रिएक्शन को क्या कर लिए? पीछे की ओर बढ़ा लिए। बिल्कुल। अब जब हमने इसे पीछे की ओर बढ़ा लिए, अभी यहाँ अल्फा बन रहा है तो यहाँ भी कितना कोण बनेगा? अल्फा ही कोण बनेगा। यहाँ भी कितना कोण बनेगा? आपका अल्फा कोण बनेगा। तो बताइए इस mg का अल्फा की दिशा में घटक क्या हो जाएगा? mg cos अल्फा। क्या हो जाएगा आपका? mg cos अल्फा। और इसके विपरीत घटक क्या हो जाएगा? आपका mg sin अल्फा। क्या हो जाएगा? mg sin अल्फा। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई है कि यदि आपका ये कोई सदिश है उसका थीटा की ओर घटक क्या होता है? a cos थीटा। और थीटा के विपरीत घटक क्या होता है? आपका a sin थीटा। क्या होता है आपका? a sin थीटा। तो उसी प्रकार इस यहाँ कोण कितना बना था? आपका अल्फा कोण बना था। तो इस mg का अल्फा की ओर घटक क्या हो जाएगा? mg cos अल्फा। और विपरीत घटक क्या हो जाएगा? mg sin अल्फा। थीटा नहीं अल्फा, mg sin अल्फा। अब यहाँ देखिए क्या वस्तु ऊपर नीचे हो रही है? नहीं हो रही है। आपकी वस्तु ऊपर नीचे नहीं हो रही है। अर्थात आपका जो n है उसका मान किसके बराबर है? mg cos अल्फा के बराबर है। किसके बराबर है? mg cos अल्फा के। अब देखिए इस वस्तु को पर आगे की ओर कौन सा बल लग रहा है? आपका mg sin अल्फा। कौन सा बल लग रहा है? mg sin अल्फा लग रहा है। अब यदि आगे की ओर mg sin अल्फा लग रहा है तो आपके पीछे की ओर कौन सा बल लगेगा? आपके पीछे की ओर कौन सा बल लगेगा? घर्षण बल लगेगा। क्योंकि बल हमेशा वस्तु की विपरीत, जो घर्षण बल हमेशा बल की विपरीत दिशा में लगता है, तो बल की दिशा इस ओर है और आपके जो घर्षण बल की दिशा इस ओर हो जाएगी। ओके, अब यदि हम संतुलन की अवस्था में देखें, संतुलन की अवस्था का मतलब यहां है कि जब आपकी वस्तु ठीक रखी हुई है तो आपका जो mg sin अल्फा का मान है वो किसके बराबर होगा?
एफ एस के बराबर होगा। जो आपके एफ एस का मान है वो किसके बराबर होगा, mg साइन अल्फा के बराबर होगा। इसे हम दे देते समीकरण नंबर 2 और इसे नाम दे देते हम समीकरण नंबर 3। अब क्या कर लेते हैं हम, समीकरण नंबर 3 भागित समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 भागित समीकरण नंबर 2। देखिए क्या होगा, आपका समीकरण नंबर 3 क्या है, एफ एस, और जो आपका एन है वो क्या है, एन, बराबर ये क्या हो जाएगा, एम जी कॉस एफ एस भागित एन, बाया पक्ष का बाया पक्ष के साथ, दाया पक्ष का दाया पक्ष के साथ, तो एफ एस अपॉन एन। अब क्या आ जाएगा ऊपर, एम जी साइन अल्फा, आपका क्या आ जाएगा, एम जी साइन अल्फा, और नीचे क्या आ जाएगा, एम जी कॉस अल्फा, बाया बाया दाया दाया, एम जी कॉस अल्फा। देखिए हम जानते हैं कि आपके एफ एस का आप चाहे तो एफ एस माने या एफ एस एम माने, बात वही है, क्योंकि एफ एस का मतलब होता है स्थैतिक घर्षण बल और एफ एस एम का मतलब भी होता है स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मात्रा, अर्थात ये स्थैतिक घर्षण है। अब यदि एफ एस एम बराबर म्यू एस इंटू एन है तो एफ एस बराबर भी क्या होगा, म्यू एस इंटू एन होगा। तो यहाँ हम एफ एस के स्थान पर रख देते हैं म्यू एस इंटू एन अपॉन एन बराबर, ये एम जी से एम जी कैंसल, और साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो उसी प्रकार आपका साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, आपका टेन अल्फा, और एम जी से एम जी कैंसल। देखिए या एन से एन कैंसल, तो आपका म्यू एस किसके बराबर आ जाएगा, टेन अल्फा के बराबर आ जाएगा म्यू एस। इसे नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 4। ओके, इसे क्या नाम दे देते हैं हम, समीकरण नंबर 4। अब आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 4 को ध्यान से देखिए, मैं इसे अच्छे से लिख देता हूं। यहाँ टेन थीटा बराबर म्यू एस, ये हो गया टेन थीटा बराबर म्यू एस, और आपका समीकरण नंबर 4 क्या हो गया, आपका टेन अल्फा बराबर म्यू एस। देखिए यहाँ भी म्यू एस है, यहाँ भी म्यू एस है, तो अर्थात टेन थीटा यदि म्यू एस के बराबर है और टेन अल्फा भी म्यू एस के बराबर, अर्थात टेन थीटा और टेन अल्फा क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ओके, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन अल्फा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन अल्फा हो जाएगा। अब यह भी टेन थीटा है, यह भी टेन अल्फा है, टेन से टेन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हालांकि ये होता नहीं, लेकिन हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसके लिए यदि आप मैथ्स वाले तो इसे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि यदि हम क्या करते हैं इस परिस्थिति में, इधर भी टेन इनवर्स का गुणा कर देते हैं, इधर भी टेन इनवर्स का गुणा कर देते हैं। आप इसे कहां से अच्छे समझ सकते हैं, देखिए यहाँ टेन थीटा बराबर क्या है आपका, टेन अल्फा के। देखिए यहाँ होता क्या है, टेन इनवर्स का अब दोनों साइड क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए टेन इनवर्स का, तो ये टेन इनवर्स से ये टेन कैंसिल हो जाता है, इस टेन इनवर्स से ये टेन इनवर्स क्या हो जाता है, इस टेन इनवर्स से ये टेन कैंसिल हो जाता है, तो आपका थीटा बराबर क्या आ जाता है, अल्फा आ जाता है। और थीटा क्या था हमारा, घर्षण कोण, और अल्फा क्या था हमारा, विराम कोण। अतः यहां से यह सिद्ध होता है कि सदैव आपका जो घर्षण कोण होगा और जो विराम कोण होगा वो सदैव क्या होंगे, आपस में बराबर। यह कई बार आपसे 2 या 3 नंबर में पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि घर्षण कोण बराबर विराम कोण। तो पहले आपको घर्षण कोण क्या होता है उसकी परिभाषा देनी है, आर और एन के मध्य का कोण, फिर आपको टेन थीटा लिखना है जो कि होता है एफ एस एन अपॉन एन होगा। यदि इस परिस्थिति की बात करें, एफ एस एन का मान होता है आपका म्यू एस इंटू एन अपॉन एन, तो आपका जो हो जाएगा, आपका जो टेन थीटा आ जाएगा वो एन से एन कैंसिल म्यू एस के बराबर हो जाएगा। विराम कोण क्या होता है आपका, नत समतल और क्षैतिज के मध्य जो भी कोण बनता है उसे विराम कोण बोलते हैं। इस स्थिति में यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम बने तो यहाँ से एन बराबर एम जी कॉस अल्फा के बराबर आ जाता है, और आपका जो एफ एस है वो किसके बराबर आता है, एम जी साइन अल्फा के। अब एफ एस इसका भाग लगा दीजिए इसमें, देखिए एफ एस का भाग लगा दीजिए हमने एन में, तो एम जी साइन अल्फा का भाग एम जी कॉस अल्फा में। अब एम जी से एम जी कैंसिल, एफ एस का मान होता है म्यू एस इंटू एन, एन से एन कैंसिल, तो म्यू एस बराबर एम जी से एम जी कैंसिल हो गया तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा टेन अल्फा, तो म्यू एस इज इक्वल टू टेन अल्फा। देखिए समीकरण नंबर आपका 1 और समीकरण नंबर 4 दोनों में ही, दोनों टेन थीटा भी म्यू एस के बराबर, टेन अल्फा भी म्यू एस के बराबर है, तो टेन थीटा और टेन अल्फा आपस में बराबर होंगे। और यदि टेन थीटा टेन अल्फा आपस में बराबर है तो आपका थीटा किसके
बराबर होगा, अल्फा के बराबर होगा। यदि थीटा अल्फा के बराबर है तो आपका घर्षण कोण विराम कोण के बराबर होगा। आज के इस वीडियो में हमने बात की कि क्या होता है घर्षण कोण, क्या होता है विराम कोण, और घर्षण कोण बराबर विराम कोण कैसे होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।